राय सर के पास ने से जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, हम आज 10 साल बाद भी उसे इतना चेरिश कर रहे हैं। उसका रीज़न डेफिनेटली ये है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स वहाँ सीखे हैं जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आज भी हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने में हेल्प करता है। चलिए, जॉइनिंग मेथड्स। क्या होता है भाई जॉइनिंग मेथड्स? जॉइनिंग मतलब जॉइनिंग मतलब वेल्ड करना हो जाता है। कौन सी किताब में पढ़ो कि ज्वाइन करना मतलब वेल्ड करना होता है? हाँ, ज्वाइन मतलब दो लोगों को ऐड, दो चीज़ों को ऐड करना। तो अगर हम ज्वाइनिंग मेथड्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप की ज्वाइनिंग मेथड्स होती हैं। फर्स्ट, टेम्पररी। टेम्पररी ज्वाइनिंग मेथड्स का एग्जांपल है नट एंड बोल्ट। अब देखो, किसी चीज़ को अगर आप नट और बोल्ट से ज्वाइन करते हो, दो प्लेट को आपने जोड़ा है यूजिंग नट एंड बोल्ट, ठीक है। अब क्या करोगे, जब आपको अलग करना होगा, नट आपने निकाल लिया, नट आपके हाथ में आ गया, बोल्ट आपके हाथ में आ गया और दोनों शीट्स आपकी सेपरेट हो गई, वापस ज्वाइन करना होगा तो सेम नट बोल्ट को यूज़ करके आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि जब आप ज्वाइन करना चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो, जब आप सेपरेट करना चाहो सेपरेट कर सकते हो। तो अच्छा काम है कि नहीं? ये अच्छा काम है क्योंकि इसमें मेरे ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन हर जगह ये काम नहीं नहीं आएगा क्योंकि लीक प्रूफ अगर मेरे को कोई चाहिए होगा तो वहां पे नट एंड बोल्ट से मेरे को लीक प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये जो काम है वो महंगा काम है। नट और बोल्ट से ज्वाइन करना जो है वो हमारा लिटिल बिट कॉस्टलियर इफर्ट है। सेकंड आता है सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट का एग्जांपल है रिविट, रिविटिंग। अच्छा, आप बताओ इसको हम सेमी परमानेंट क्यों बोल रहे हैं? रिविट जानते हो क्या होता है? रिविट नहीं जानते? किसमें होता था? रिविट दिख जाएगा यार, यहीं कहीं दिख जाएगा रिविट। अरे रिविटिंग कहीं, बाल्टी देखे हो? बाल्टी को ऐसा फोल्ड करते हैं, फिर उसको ज्वाइन कैसे करते हैं? शीट देखा ना बाल्टी को? स्टील की बाल्टी देखी नहीं? देखी है, आती थी पहले। बाल्टी को ऐसा फोल्ड करते हैं और यहाँ पे उसको ज्वाइन करते हैं। किससे ज्वाइन करते हैं? वो जो चीज़ होती है वो होती है रिविटिंग। रिविटिंग क्या होता है कि दो शीट है, मान लो ना, ये दो शीट को मेरे को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम एक होल करेंगे, इसके अंदर जाएगा रिविट और इसके होते हैं दो हेड। ये हेड को हम चॉफर कर देते हैं तो ये दोनों शीट जो है वो हो गई ज्वाइन। करेक्ट है। अब इसको हम सेमी परमानेंट क्यों बोल रहे हैं? क्या यहाँ पे हम शीट को अलग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो अलग। आप ये रिविट को कट कर दो यहाँ से, रिविट बाहर, शीट आपकी हो गई सेपरेट। तो यहाँ पे शीट तो जो है वो सेपरेट हो जा रही है। फिर हम इसको सेमी परमानेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि, हाँ वेरी गुड, क्योंकि अगर आप शीट को अलग करना चाहते हो तो आपको अपने रिविट का नुकसान करना पड़ेगा, दोबारा आपको नया रिविट लेकर आना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप शीट को अलग तो कर सकते हो लेकिन दोबारा ज्वाइन करने के लिए आपको नए रिविट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं सेमी परमानेंट। अब हम कॉस्ट की बात करें तो रिविटिंग का कॉस्ट जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू नट एंड बोल्ट। और तीसरा मेथड जो अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, दैट इज परमानेंट ज्वाइनिंग। यहाँ पे टेम्परेरी ज्वाइनिंग का दूसरा एग्जाम्पल, सेमी परमानेंट ज्वाइनिंग का दूसरा एग्जाम्पल वो भी है, शोल्डरिंग भी है।
चलिए, परमानेंट ज्वाइनिंग, और परमानेंट ज्वाइनिंग का एग्जांपल है वेल्डिंग। दो शीट को आपने वेल्ड कर दिया, अब क्या होगा? अब किसी भी कंडीशन में आप उन शीट को सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने के लिए आपको शीट को काटना पड़ेगा। तो बिना शीट को काटे अब इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो वेल्डिंग को हम कहते हैं परमानेंट ज्वाइनिंग। और तीनों ज्वाइनिंग मेथड में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो वेल्डिंग ही है। चलिए, अब हम बात करेंगे वेल्डिंग की, कि वेल्डिंग जो है वो एक परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो ये परमानेंट जॉइंट बनता कैसे है? वेल्डिंग अगर आपको करना है तो यू हैव टू फॉर्म एटॉमिक बॉन्ड between two similar or dissimilar material। दोस्तों यहाँ पे आपको जब वेल्ड करना है तो आपको एटॉमिक बॉन्ड फॉर्म करना है दो सिमिलर या डिसिमिलर मटेरियल। सिमिलर भी हो सकते हैं दोनों प्लेट्स, या अलग अलग मटेरियल की भी हो सकती है दो प्लेट, करेक्ट है। अब अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपको एटॉमिक बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। और एटॉमिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को मेरे को कम करना है। दो एटम्स, मान लो कि ये एल्युमिनियम की प्लेट है और ये स्टील की प्लेट है, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं तो इनके जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को मेरे को कम करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि देखो, दो एटम्स ऐसे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब हम उनको ज्यादा पास लाने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों एटम्स जो है वो रिपेल करते हैं, करेक्ट। तो यदि मेरे को इस का एटॉमिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो मेरे को दोनों एटम्स को पास लाना पड़ेगा, क्लोज लाना पड़ेगा। और जब मैं इनको क्लोज लाने की कोशिश करता हूं तो ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? जब आप इनको पास लाना चाहते हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हाँ, न्यू मटेरियल डाल दोगे, तो कोई भी दो आइटम को पास में लाओगे तो दूसरे को रिपेल करेगा, वो चाहे वो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जब दो भी आप इंडिपेंडेंट मटेरियल को पास लाने की कोशिश करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो दोनों को रिपेल करना शुरू करता है। तो अब ये रिपल्शन के अगेंस्ट मेरे को एटम को पास लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हीटिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा उससे? अभी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की पे बात करो। प्रॉब्लम यह है कि दो आइटम्स को हमको पास लेके आना है, और जब हम इनको पास लाने की कोशिश करते हैं तो ये दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब तक इस रिपल्शन को हम काउंटर नहीं करेंगे तब तक हम दो आइटम्स के बीच में एटॉमिक बॉन्ड नहीं बना सकते। तो कैसे करोगे काउंटर? यार बड़ा सिंपल सा सवाल है। हीट करेंगे, ये करेंगे, वो सब पे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक सिंपल, दो बंदे हैं यार जो दोनों आपस में पास नहीं आना चाहते, उनको पास लाने के लिए क्या करोगे? जब दोनों को पास लाते हो तो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उनको पास कैसे लाओगे? हाँ, जितना फोर्स दोनों लगा रहे हैं दूर जाने के लिए, उससे ज्यादा फोर्स या प्रेशर में अप्लाई करूंगा। एक तरीका ये हुआ, करेक्ट है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि दोनों को इतना कूटो कि अब उनका रिपल्शन खत्म हो जाए। तो वो दूसरा तरीका जो है दैट इज कॉल्ड हीटिंग। हीटिंग में क्या करते हैं कि जब हम हीट करते हैं और जैसे ये लिक्विड स्टेट में चला गया तो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो निग्लिजिबल हो जाता है, लेकिन जब तक ये सॉलिड स्टेट में रहेगा ये रिपेल करेगा, करेक्ट है। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप प्रेशर अप्लाई करो
और दूसरा है कि आप हीटिंग करो। करेक्ट है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि प्रेशर अप्लाई करके हम इस काम को नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे क्ले को ज्वाइन करते हो आप कैसे करते हो, प्रेशर अप्लाई करके ज्वाइन कर देते हो। लेकिन अगर दो मेटल्स को ज्वाइन करना है तो सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने से काम नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। करेक्ट है, हीटिंग करोगे और उसके बाद फिर आप प्रेशर अप्लाई करोगे। एम आई क्लियर? चलिए, तो अब कैसे आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हो इसके हिसाब से हम वेल्डिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, फर्स्ट फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग, अब फ्यूजन वेल्डिंग में अपन क्या करेंगे, मटेरियल बॉट टू द लिक्विड स्टेट। करेक्ट। अगर आप मटेरियल को मॉल्टन स्टेट पे ले आते हो, फ्लूइड की कंडीशन में उसको आप ले आते हो, तो फिर आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। दूसरा तरीका है कि अगर आप इसको लिक्विड स्टेट में नहीं लाना चाहते हो तो फिर हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग अगर आप करेंगे तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो आपको हीट अप्लाई करना पड़ेगा प्लस आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। हीट अप्लाई करना नेसेसरी है, बिना हीट के वेल्डिंग आप मेटल्स की नहीं कर सकते। क्ले का मैं सिंपल एग्जांपल दिया, लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं तो बिना हीट अप्लाई किए वेल्डिंग करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि प्रेशर लगा के मैं इन दोनों के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम नहीं कर सकता, तो मेरे को कम से कम इसके रिपल्सिव फोर्स को कुछ कम करना पड़ेगा। राइट। तो उसके लिए मेरे को हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो मेरा मेटल है वो सॉलिड स्टेट में ही है, और सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब वो रिपल्सिव फोर्स ऑफर करेगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए मेरे को प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? चलिए, अब अगर हम बात करें फ्यूजन वेल्डिंग की और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की, तो अगर मैं फ्यूजन वेल्डिंग की बात करता हूं, तो यहां पे अगर आप दो शीट्स को ज्वाइन करते हो फ्यूजन वेल्डिंग में, दो शीट को मैंने ज्वाइन किया, तो यहां पे अब मेरे को दो जोन मिलेंगे। दो प्लेट्स हैं ए एंड बी, तो यहां पे मेरे को दो जोन मिलेंगे। ये जो रेड वाला जोन आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं फ्यूजन जोन। राइट। इस फ्यूजन जोन के अलावा मेरे को एक और जोन मिलेगा, ये जो येलो वाला जोन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं HAZ, यानी कि हीट अफेक्टेड जोन। क्लियर? फ्यूजन जोन का मतलब क्या हुआ? फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? फ्यूज कर दिया आपने, फ्यूज कर दिया मतलब पिघला दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपको रीजन दिख रहा है यहाँ पे आपको मॉल्टन मेटल मिलेगा, और इसके बाद का जो एरिया है वो हीट अफेक्टेड जोन है।
अब हीट इफेक्टेड जोन को समझना एक्चुअली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि आप किसी भी मटेरियल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर लेकर जाते हो, जिसको हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बाद आता है मेल्टिंग टेम्परेचर। तो जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर मेल्टिंग करना है तो आपको ऑब्वियसली टेम्परेचर को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ज़्यादा हीट चाहिए, तो यहाँ पे आपका मटेरियल जो है वो ज़्यादा हीट के कारण फ्यूज हो गया, लेकिन इसका सराउंडिंग का जो एरिया होगा वहाँ भी तो हीट ट्रांसफर होगा ना। यानी कि यहाँ पे भी टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर चला जाएगा। दोस्तों, जब टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जाता है तो उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ कूलिंग आपको मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट इफेक्टेड जोन जानना मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी मिलेगी इस रीजन में, मतलब हीटिंग सॉरी ये जो पूरा रीजन है हीट इफेक्टेड जोन से लेके बीच में मेल्टिंग जोन, ये पूरे में इस रीजन में जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी वो बेस मेटल की प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ कूलिंग। यहाँ पे इसका बेस मेटल का मैकेनिक टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग हो सकता है, और ये जो हीट इफेक्टेड जोन है वहां पे आपको अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वेल्डिंग करने के बाद आपने किस रेट से कूलिंग करी है। करेक्ट है? तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा हीट इफेक्टेड जोन कम होना चाहिए, राइट? क्योंकि हीट इफेक्टेड जोन ही वो रीजन है। देखो, हीट इफेक्टेड जोन के अंदर ही मेरे को फ्यूजन जोन मिल रहा है। करेक्ट है? तो मैं चाहता हूं कि ये हीट इफेक्टेड जोन प्लस फ्यूजन जोन, इट हैज टू बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ताकि मेरे को जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो पूरे मटेरियल में सेम प्रॉपर्टी मिले, राइट? अब ये जितना हीट इफेक्टेड जोन बढ़ेगा उतना आपका प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगा, जैसे यानी कि मटेरियल नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे मेरा हीट इफेक्टेड जोन, जब मैं हीट इफेक्टेड जोन की बात कर रहा हूं तो उसमें फ्यूजन जोन को बीच में इंक्लूड कर रहा हूं, ये रीजन जो है वो ज्यादा होता है। तो इसको अगर मेरे को एलिमिनेट करना है तो फिर हम उसके लिए यूज करते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, अगर हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करें तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में फ्यूजन जोन कितना होगा? कम होगा। नाम क्या लिखा है बेटा? सॉलिड स्टेट लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे फ्यूजन जोन तो मिलेगा ही नहीं। आपको क्या मिलेगा? आपको एक स्मॉल हीट अफेक्टेड जोन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना हीट अप्लाई किया है। इज दैट क्लियर? तो जब आप सॉलिड स्टेट वेल्डिंग पे जा रहे हो तो आप हीट अफेक्टेड जोन को रिड्यूस कर दे रहे हो। फ्यूजन जोन को तो आपने गायब ही कर दिया और हीट अफेक्टेड जोन को आपने रिड्यूस किया, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? फ्यूजन जोन प्लस हीट अफेक्टेड जोन। तो आपने क्या किया, जब आप सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कर रहे हो तो आपने फ्यूजन जोन को तो हटा ही दिया। अब आपके पास बचता है सिर्फ हीट अफेक्टेड जोन, जो कि कम होगा एज कंपेयर टू फ्यूजन वेल्डिंग के। क्या? तभी तो हीट अफेक्टेड जोन मिल रहा है ना प्रभु, तभी तो हीट अफेक्टेड जोन मिल रहा है। अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे होता तो हीट अफेक्टेड जोन क्यों मिलता? हीट अफेक्टेड जोन इसीलिए तो मिल रहा है ना कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जा रहा है। मेल्टिंग जोन तब मिलेगा जब आप मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर जाओगे। इज दैट क्लियर? तो मेल्टिंग जोन नहीं है मिल रहा है आपको, लेकिन हीट अफेक्टेड जोन आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितना हीट आपने अप्लाई किया है, लेकिन कंपैरेटिवली वो फ्यूजन वेल्डिंग की तुलना में कम होगा। नाउ एग्जांपल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग
फर्स्ट गैस वेल्डिंग, देखो फ्यूजन वेल्डिंग करना है तो आपको हीट जनरेट करनी है, तो हीट के लिए कोई कॉज चाहिए होगा। तो गैस वेल्डिंग में क्या करेंगे, गैस के कंबशन से आप हीट जनरेट करोगे। देन कम्स द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग यहाँ से आप इलेक्ट्रिक आर्क से हीट जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। देन कम्स ईबीएम, सॉरी ईबीडब्ल्यू, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और पीएडब्ल्यू बोलते हैं इसको, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को पीएडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू मतलब लेजर बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक थोड़ा सा आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो शुरू की जितने भी प्रोसेस हैं इनमें इन किसी भी प्रोसेस में मेरे को एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, करेक्ट है। लेकिन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट है। अगर इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम इसको फ्यूजन वेल्डिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बहुत सारी किताबों में गलत दिया हुआ है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग को सॉलिड स्टेट वेल्डिंग लिखा है, जो कि सरासर गलत है। हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशन पढ़ी फ्यूजन वेल्डिंग का और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का? फ्यूजन वेल्डिंग में फ्यूजन जोन होता है, यानी कि मॉल्टन मेटल मेरे को मिलेगा। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में फ्यूजन जोन नहीं होना चाहिए। प्रेशर अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है, ऐसा अपन पढ़े क्या डिफरेंस में? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में मेरे को प्रेशर अप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि मॉल्टन स्टेट हुआ नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या है सॉलिड स्टेट में और फ्यूजन वेल्डिंग में? फ्यूजन वेल्डिंग में फ्यूजन जोन मिलेगा, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आपको फ्यूजन जोन नहीं मिलेगा। तो यहां पे आप प्रेशर तो अप्लाई करते हो, लेकिन स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज द फ्यूजन वेल्डिंग बिकॉज यहां पे मटेरियल मेल्ट होता है। Is that clear? Hence resistance welding is not the solid state welding, it is the fusion welding। और ये क्वेश्चन गेट में आया भी था, 90% लोगों ने इसको गलत मारा था। रेजिस्टेंस वेल्डिंग को वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मार के आ गए थे। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जांपल है फर्स्ट फॉर्ज वेल्डिंग। फॉर्ज वेल्डिंग में क्या करते हैं अपन, हीट करते हैं, थोड़े से मार मार के दो मटेरियल को चिपका देते हैं। देन फ्रिक्शन वेल्डिंग, यहाँ पे जो हीट जनरेट, देखो कोई भी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग ऐसी नहीं है जहां पे हीट जनरेट नहीं होगा, हीट जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर? फ्रिक्शन वेल्डिंग में जो हीट का सोर्स होगा वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होगा। और देन इट कम्स द अल्ट्रासाउंड वेल्डिंग, USW। चलिए, अब इनमें से जो हम न्यूमेरिकल, बाकी सबसे आपका जो क्वेश्चन बनता है, नहीं, हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनता है वो आपके दो पार्ट से बनता है, एक आर्क वेल्डिंग से और एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग से, करेक्ट है। तो बेसिकली वी विल डील विद द आर्क वेल्डिंग एंड द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बाकी आप किताब से पढ़ोगे। बाकी सब पूरा थ्योरी है, वो क्लास में डिस्कस करने का मतलब नहीं है, और उतना इंपॉर्टेंट पार्ट भी इंटरव्यू पर्पज के लिए भी नहीं होता है। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं आर्क वेल्डिंग की। What is an arc?
क्या होता है आर्क? अच्छा, एक तो आपने आर्क वेल्डिंग लिखा है और दूसरा आपने लिखा है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन बीम और आर्क, ये दोनों में कोई अंतर होता है क्या? आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, दोनों में करंट फ्लो होगा, तो क्या दोनों में अंतर है क्या, इलेक्ट्रॉन बीम में और आर्क में? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पहली बात तो आर्क जो है वो आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मीडियम है। आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मीडियम बोलने का मतलब होता है इसमें एन आयन और कैटायन, यानी कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों आपको मिलेंगे जब हम आर्क की बात कर रहे हैं तो। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन बीम की बात कर रहे हैं तो मेरे को सिर्फ मिलेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे। तो डिफरेंस है कि भैया इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे सिर्फ आपको बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और आर्क वेल्डिंग में आपको आयन। हाँ, और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मेरे को समझना है, व्हाट इज आर्क? आर्क इज द आयनाइज्ड स्टेट ऑफ द मीडियम। तो भैया अगर आपको आर्क वेल्डिंग करनी है तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में मीडियम का प्रेजेंट होना जरूरी है। वैक्यूम में आप आर्क क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन के बीम के लिए आपको चाहिए वैक्यूम। इलेक्ट्रॉन बीम तभी क्रिएट होगी जब वैक्यूम होगा। वैक्यूम नहीं होगा, अगर मीडियम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है उस मीडियम को आयनाइज्ड कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन बीम के लिए आपको चाहिए वैक्यूम, जबकि आर्क के लिए आपको चाहिए मीडियम। इज दैट क्लियर? बिना मीडियम के आप आर्क क्रिएट नहीं कर सकते, कि आर्क है ही बेसिकली आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मीडियम। चलिए अब समझते हैं कि आर्क होती क्या है और ये क्रिएट कैसे होती है। तो मेरे को सबसे पहले चाहिए एक पावर सोर्स। पावर सोर्स के दो इलेक्ट्रोड होंगे, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, करेक्ट। और इसके बीच में प्रेजेंट होगा मीडियम। अभी हमने पावर सप्लाई चालू नहीं करी, तो मीडियम पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा? अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये जो मीडियम है वो खाली, सपोज मीडियम क्या होता है, एयर होता है, एयर होता है या कोई इनर्ट गैस होगी। तो आर्क बनता कैसे है? देखो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा एंड दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल के जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो बीच में कौन मिलेगा इलेक्ट्रॉन को? एयर के एटम्स मिलेंगे। अभी जो एयर के एटम्स हैं वो अनचार्ज्ड हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा इन न्यूट्रल एटम्स के साथ में, तो वो न्यूट्रल एटम्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। दो हिस्से क्या होंगे? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, करेक्ट है। तो बेसिकली अब क्या हो गया, आपका जो पूरा मीडियम है वो चार्ज्ड हो गया। यही चार्ज जो मीडियम है इसी को हम कहते हैं आर्क, राइट। अब आर्क वेल्डिंग में देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। वन इज द प्राइमरी करंट, एक होती है प्राइमरी करंट और दूसरी होती है सेकेंडरी करंट। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे दो टाइप की करंट मिल रही है, एक प्राइमरी करंट और एक सेकेंडरी करंट। तो दो टाइप की करंट कैसे आई? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताया दो टाइप की। एक जो इलेक्ट्रॉन्स आपका डायरेक्टली कैथोड से निकल के आ रहे हैं, करेक्ट है, ये इस इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कहलाएगा प्राइमरी करंट। और दूसरे आपको मीडियम के
चार्ज होने के कारण मिल रहे हैं, तो ये जो करंट फ्लो हुआ उसको हम कहेंगे सेकेंडरी करंट. सो प्राइमरी करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by cathode, and secondary current due to the flow of electrons due to the ionization of medium. चलो बच्चों, अब जो आर्क वेल्डिंग में एक मोटा मोटी अपने को डेटा याद रहना चाहिए. आर्क वेल्डिंग में जो करंट फ्लो करता है दैट इज 200 एम्पियर टू 400 एम्पियर का करंट होता है. आपने आर्क वेल्डिंग होते हुए देखा है? आर्क वेल्डिंग होते नहीं देखा है? अरे यार, घर से बाहर नहीं निकलता है क्या तू कहीं? हाँ, अरे वो एक इलेक्ट्रोड लेके वेल्डिंग करते हैं भाई, हाथ में हाँ, वो वेल्डिंग करते नहीं ऐसा करके, उसको देखा नहीं है वो? हाँ, तो कितना करंट होता है उसमें? 200 से 400 एम्पियर. और ऑपरेटर बिना जूता चप्पल हाथ से इलेक्ट्रोड को पकड़ के घूमता रहता है, वो उसको करंट नहीं मारता. और यहाँ पे अपने जो सर्किट में करंट होता है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक होता है एसी के लिए, बाकी जगह तो उससे कम ही होता है. तो यहाँ पे तो थोड़ा हाथ डालो झटका मारता है बड़ा जोर का. लगाए कि नहीं कभी? इसको भी नहीं लगाए. ये तो करता क्या है यार. चलो हाँ, तो यहाँ पे तो जो करंट होता है वो 2 से 4 एम्पियर का होता है. यहाँ पे है 200 से 400 एम्पियर. तो यहाँ पे तो मर जाना चाहिए, जल जाना चाहिए, मरना क्या, जल जाना चाहिए बंदे को. वो तो आराम से हाथ से पकड़ के चल काम करता है. नहीं, इलेक्ट्रोड को भी हाथ से पकड़ लेना, कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है. मेरी गारंटी है, कुछ नहीं होगा. इलेक्ट्रोड को हाथ से पकड़ लेना, वो लोग हाथ से ही यूज करते हैं इलेक्ट्रोड को, कोई वो लोग प्रोटेक्शन नहीं यूज करते, जरूरत भी नहीं प्रोटेक्शन की. क्यों नहीं मारता करंट उनको? कहीं आज तक वार्निंग देखे हो? वार्निंग 400 एम्पियर करंट, 1000 एम्पियर करंट, ऐसा वार्निंग कभी लिखा देखा है? करंट नहीं लिखा होता बेटा, करंट नहीं लिखा होता. तब वार्निंग 11,000 वोल्ट. 11,000 वोल्ट मतलब छुआ और स्वाहा. तो वार्निंग जो लिखी होती है वो करंट की नहीं लिखी होती. वार्निंग जो होती है वो बिकॉज ऑफ वोल्टेज होती है. मैं बताऊंगा क्यों. तो यहाँ पे जो आप वोल्टेज यूज करते हो वो होता है 20 टू 40 वोल्ट मैनुअल वेल्डिंग के केस में. मैनुअल वेल्डिंग के केस में और अप टू 120 वोल्ट. हाँ, 120 वोल्ट इज हायर वोल्टेज. तो जब आप ऑटोमेटिक वेल्डिंग करते हो तो मैक्सिमम आप 120 वोल्ट तक जाते हो, तो वहां पे आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. 120 वोल्ट इन ऑटोमेटिक वेल्डिंग. अभी बेसिक साइंस का सवाल है, कोई इंजीनियरिंग का कोई मतलब कोई अपना मैकेनिकल का सवाल नहीं है. यहाँ पे 200 से 400 एम्पियर करंट तो निकल रहा है, करेक्ट है, लेकिन वोल्टेज जो है वो 20 से 40 वोल्ट है. मेरे को झटका तब लगेगा जब करंट मेरी बॉडी से फ्लो होगा, करेक्ट है. और करंट को फ्लो करने के लिए चाहिए I इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा V बाई आर. तो जब मेरी बॉडी से करंट फ्लो होगा तो मेरे को झटका लगेगा. अब R क्या है, मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है.
और जब मैं यहाँ पे मारता हूँ तो झटका मारता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी जो होता है वो 220 वोल्ट होता है। मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, करेक्ट है। और यहाँ पे वो 220 वोल्ट की जगह जब आप मैनुअल वेल्डिंग कर रहे हो तो कितना हुआ, 40 वोल्ट हुआ। इसलिए करंट आपकी बॉडी से पास नहीं होता। इज दैट क्लियर? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सिविल उसमें भी पूछते हैं, क्या नाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि जो हाई टेंशन वायर पे चिड़िया बैठी रहती है उसको करंट क्यों नहीं मारता, उसको झटका क्यों नहीं लगता? हाँ, एक तो उसके टांग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन देखो ये लाइन है ना, अब ये लाइन पे चिड़िया कहाँ बैठी, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तुम भी हवा में लटक लो तार को पकड़ के, मेरी गारंटी जिंदा बच जाओगे। मरोगे कब? अगर ये टांग यहां से पकड़ के यहां पहुंच गया तो, जमीन पे छुआ गया तो क्या होगा, यहां पे मान लो कोई वोल्ट होगा और यहां पे होगा 0 वोल्ट। अब आपकी बॉडी से हो गया करंट फ्लो। अब ये लाइन इतनी लंबी है तो यहाँ पे 11,000 का वोल्ट तो है, लेकिन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 11,000 है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इसलिए चिड़िया को कोई करंट नहीं मरता। तुम तार को पकड़ के ऐसा 2 पॉइंट से लटके रहोगे हवा में तब तक बचे रहोगे, लेकिन तार टूट गया, छू गया जमीन पे, तो फिर भी गारंटी नहीं है। हवा में लटके रहोगे तो बचे रहोगे, कोई नहीं मार सकता तुमको। क्लियर हुआ? क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है। पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो फिर मेरी बॉडी से करंट भी फ्लो नहीं होगा, या निग्लिजिबल करंट फ्लो होगा। इज दैट क्लियर? बेसिकली नहीं होता है करंट फ्लो। चलिए, देन व्हाट वी हैव, प्राइमरी सेकेंडरी बता दिया। टाइप ऑफ पावर सोर्स, टाइप ऑफ पावर सोर्स। कितने टाइप के पावर सोर्स होते हैं? एसी और डीसी। तो यहाँ पे वेल्डिंग में आप दोनों यूज कर सकते हो। पहला डीसी पावर सोर्स, जो कि ज़्यादातर यूज होता है क्योंकि इसमें मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बताऊंगा। डीसी पावर सोर्स, और दूसरा होता है एसी पावर सोर्स। दोनों आप यूज कर सकते हो, राइट। अब डीसी पावर सोर्स दो प्रकार का हो जाएगा। एक एक आपके पास होता है इलेक्ट्रोड, और दूसरा आपके हाथ में होता है वर्कपीस। वर्कपीस दो मेटल प्लेट्स हो सकती है, करेक्ट है। तो एक तो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड यूज करते हो और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो आपका वर्कपीस होता है, करेक्ट है। अब वर्कपीस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा? आपकी इच्छा है, आप उसको पॉजिटिव रखो या आप उसको नेगेटिव रखो। तो इसको अगर आपने पॉजिटिव कर दिया, ये आपका वर्क हो गया पॉजिटिव, राइट। तो इलेक्ट्रोड क्या होगा? इलेक्ट्रोड जो होगा वो नेगेटिव होगा, करेक्ट है। तो ये जो, अगर आप वर्कपीस को पॉजिटिव रखते हो तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी, या इसको हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, नेगेटिव है ना, यहाँ पे वर्कपीस पॉजिटिव है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि वर्कपीस पॉजिटिव हो गया, वर्कपीस पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, राइट। चलिए, दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है?
दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपका वर्कपीस नेगेटिव हो जाएगा। वर्कपीस नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा। राइट, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स हुआ तो वर्कपीस नेगेटिव होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। चलिए, अब अगर आप स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करते हो, स्ट्रेट पोलैरिटी को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भाई, स्ट्रेट पोलैरिटी है ना, तो डायरेक्ट स्ट्रेट पोलैरिटी मतलब वर्कपीस पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ये डीसी ई एन। और दूसरा होता है रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स को हम कहते हैं डीसी ईपी। करेक्ट। अब ये बताओ बच्चों कि कौन से इलेक्ट्रोड पे ज्यादा हीट जनरेट होगा, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ज्यादा हीट जनरेट होगा। कारण क्या हुआ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कौन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, किसका वेट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं ज्यादा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का वेट निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन के। करेक्ट है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा उनका मोमेंटम लगभग बराबर होगा। मोमेंटम बराबर हुआ यानी कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, हाँ, किसका वेट कम है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है विद सर्टेन वेलोसिटी किसको हिट करेगा, प्लस को कि माइनस को, प्लस को हिट करेगा। करेक्ट है। प्लस को कौन हिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन अगर हिट करेगा इस वर्क सरफेस को, तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में हिट करेगा। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब ज्यादा हीट जो है वो हमेशा कहां पे जनरेट होगा, पॉजिटिव में, है ना। तो यहां पे वर्क पीस पे जो हीट जनरेट होगा 66% ऑन वर्क। अगर आप स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करते हो तो आपका वर्क पीस क्या हो जाता है, तो 66% हीट जो है, 67% लिख लो इसको, 67% हीट जो है वो वर्क पे जनरेट होगा। 33% कहां पे होगा, 33% इलेक्ट्रोड पे होगा। क्लियर। यहां पे क्या हो जाएगा, 33% वर्क पे और 67% इलेक्ट्रोड पे। Am I clear? Yes, no? अब बताओ मटेरियल डिपोजिशन रेट कौन से पोलैरिटी में ज्यादा मिलेगा, क्यों, रिवर्स वाले में कहाँ ज्यादा जनरेट हुई है, इलेक्ट्रोड पे ज्यादा हीट जनरेट हुई, तो क्या होगा, हाँ, तो इलेक्ट्रोड जल्दी जल्दी मेल्ट होगा। क्लियर है ना। यहाँ पे देखो रिवर्स पोलैरिटी में आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और पॉजिटिव पे ज्यादा हीट जनरेट होती है। ज्यादा हीट जनरेट होगी तो आपका इलेक्ट्रोड जो है वो जल्दी जल्दी मेल्ट होगा। जल्दी मेल्ट होगा तो डिपोजिशन रेट आपको हायर मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो रिवर्स पोलैरिटी में आपको मिलेगा हायर डिपोजिशन रेट, और यहां पे आपको मिलेगा लो डिपोजिशन रेट।
इज दैट क्लियर? अगर एसी पावर सोर्स होगा तो कितना हीट मिलेगा वर्क पीस पे? सिंपल सी बात है, क्योंकि 50% टाइम आपका वर्क पीस पॉजिटिव रहेगा, 50% टाइम आपका एसी क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होती रहती है, तो 50% हीट आपको मिलेगी, 50% एट वर्क एंड 50% एट इलेक्ट्रोड. अच्छा, एसी पावर सोर्स में एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन पूछता है, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए वी ऑलवेज यूज एसी पावर सोर्स. एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए वी कैन नॉट यूज द डायरेक्ट करंट पावर सोर्स. इसके लिए आपको हमेशा हमेशा आपको एसी पावर सोर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो आप चाहोगे कि आपका मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाए. ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप तो चाहोगे ना कि एल्युमिनियम मेरा एल्युमिनियम ही बना रहे. तो आप चाहते हो कि ऑक्सीडेशन ना हो. तो जब आप एसी पावर सोर्स का इस्तेमाल करते हो तो कंटिन्यूस आपकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से जो कभी क्या होगा, कभी इलेक्ट्रॉन वर्क पीस से निकलेगा, कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से निकलेगा. तो कंटिन्यूस आपकी पोलैरिटी चेंज हो रही है. कंटिन्यूस पोलैरिटी चेंज होने के कारण आपकी जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है उसको फॉर्म होने का समय नहीं मिलेगा, वो कंटिन्यूसली ब्रेक होती रहेगी. अगर आप डीसी पावर सोर्स का इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली वहां पे ऑक्सीडेशन होगा. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एसी पावर सोर्स का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर हुआ ये? टू एलिमिनेट या टू मिनिमाइज ऑक्सीडेशन. इसके बाद हम पावर सोर्स को डिफाइन करते हैं. अगेन वी कैन डिफाइन द टाइप्स ऑफ पावर सोर्स एज फर्स्ट कांस्टेंट करंट पावर सोर्स. एक्चुअली कांस्टेंट करंट हम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कभी करंट कांस्टेंट होगा नहीं. एग्जैक्टली करंट कांस्टेंट नहीं होगा. दूसरा होता है कांस्टेंट वोल्टेज. ये भी हम लिखते हैं कांस्टेंट वोल्टेज, लेकिन ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं होगा. एकदम स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगी. दिस इज द ग्राफ फॉर द कांस्टेंट करंट. तो करंट यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है क्या? तो कांस्टेंट करंट क्यों बोल रहे हैं इसको? चल दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे. दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये है कांस्टेंट वोल्टेज. ठीक है. अब बताओ यार कि यहाँ पे ना वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ पे ना करंट कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट करंट क्यों बोल रहे हैं? देखो, आप एक स्मॉल चेंज करो वोल्टेज में, राइट?
अगर आप एक स्मॉल चेंज करते हो वोल्टेज में तो करंट का चेंज जो होगा दैट विल बी मिनिमम, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्मॉल चेंज करते हो तो करंट का चेंज ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो, अगर अपन कांस्टेंट वोल्टेज की लाइन ड्रॉ करते तो कैसे लाइन ड्रॉ होती, ऐसे होती ना। तो लगभग इसको यही स्लोप मिल रहा है अपने को कांस्टेंट वोल्टेज वाला, क्लियर हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखो, अगर कांस्टेंट करंट की लाइन ड्रॉ करते तो आप कैसे लाइन ड्रॉ करते, ऐसे लाइन ड्रॉ करते। तो यहाँ पे जो लाइन आपको मिल रही है वो कांस्टेंट करंट के लगभग मिल रही है। इज दैट क्लियर? दूसरा चीज ये है कि जो कांस्टेंट करंट होता है, कांस्टेंट करंट पावर सोर्स यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज में आपको वोल्टेज और करंट में किस प्रकार का रिलेशनशिप दिख रहा है, लीनियर, ठीक है। यहाँ पे लेकिन अगर अपन देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक होता है, और यहाँ पे अपने को लीनियर मिला। कांस्टेंट करंट पावर सोर्स पैराबोलिक रिलेशन between V and I. Second, it is used for manual welding. Constant voltage क्या रिलेशन मिल रहा है, लीनियर रिलेशन बिटवीन V and I, एंड दूसरा इट इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक वेल्डिंग। राइट, relation between arc length and arc voltage, लीनियर रिलेशनशिप होता है V इज इक्वल्स टू A प्लस B L, and A and B are both positive constants. What is V? कहाँ का वोल्टेज, इलेक्ट्रोड के बीच का वोल्टेज, इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, वर्कपीस है, इसके बीच का वोल्टेज जो है उसको हम कहेंगे आर्क वोल्टेज। एंड व्हाट इज L? L इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। A and B बोथ आर पॉजिटिव। तो अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो V पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे जो सवाल आता है वो आता है कि पावर को मेरे को मैक्सिमाइज करना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बी आई। आर्क पावर को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, करेक्ट। उसके लिए आर्क लेंथ निकालो। तो उसके लिए आर्क लेंथ निकालने की क्या ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आर्क लेंथ होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा पावर होगा।
है कि नहीं? पर निकालना क्या है? पर निकालना क्या है? आर्क लेंथ बढ़ाते जाओ, वोल्टेज बढ़ेगा, पावर बढ़ जाएगी। कौन सी पावर की बात कर रहे हैं हम? जो वेल्ड जोन को, यानी कि आर्क को जो हम पावर दे रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आर्क लेंथ को बढ़ा दो, पावर बढ़ जाएगी। क्या दिक्कत है? समस्या ही क्या है? क्या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? मेरा मन, कोई नियम कायदा लगेगा कुछ? बिल्डिंग नहीं हो पाएगा? अच्छा, नहीं, मैं बिल्डिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसकी बात हम नहीं कर रहे। बिल्डिंग बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन पावर मैक्सिमाइज नहीं होगा। पावर मैक्सिमाइज नहीं होगा। एक लेंथ के बाद जाके पावर कम होने लगेगा, क्योंकि तुम लोग फॉर्मूला हमेशा देखते हो आधा। पावर क्या होता है? V इंटू आई, करेक्ट? तुमने ये तो बोल दिया कि आर्क लेंथ बढ़ाओगे सर, V तो बढ़ जाएगा। अब आई का क्या होगा? इस पे ध्यान दिया? अब जरा समझो इसको प्रैक्टिकली, इस चीज को, कि ये आपका पावर सोर्स है, राइट? और यहां पे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। हम कहां के पावर की बात कर रहे हैं? पावर सोर्स के पावर की बात कर रहे हैं या आर्क के पावर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आर्क के पावर की, करेक्ट है ना? आर्क पावर क्या हुआ? V इंटू आई, राइट? अच्छा बेटा, अब जरा सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो कि जब आप लेंथ को बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है? तो क्या बच्चा करंट कांस्टेंट रहेगा? ये तो पावर सोर्स जो आपने यूज किया है, यहीं से तो पावर आ रही है ना प्रभु। ये 10 किलो वाट का होगा तो मैक्सिमम ये 10 किलो वाट ही दे पाएगा। तो अगर आप ज्यादा वोल्टेज लोगे तो करंट कम फ्लो होगा। यू गॉट द पॉइंट? सीधी सी बात है ना। अगर आप पावर को बढ़ाओगे, सॉरी लेंथ को आप बढ़ाओगे, तो V बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब I कम होगा। क्या रिलेशन आएगा V और I के बीच में, बताओ? एनी आइडिया? रिलेशन V इज द आर्क वोल्टेज, I कौन सा करंट है भाई? करंट तो बहुत सारे हैं। V आर्क वोल्टेज है, I हुआ आर्क करंट। V नॉट को हम कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट? और IS को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। क्लियर बच्चों? तो अब मेरे को बताओ कि ये आपके पास पावर की रिलेशन आ गई। पावर हो गया V इंटू आई, इज दैट क्लियर? और V का रिलेशन है V नॉट माइनस, अच्छा ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है? जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो उस समय जो इनके बीच का वोल्टेज होगा दैट इज नोन एज द ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि बेसिकली मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ दिस पावर सोर्स, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन पावर सोर्स का, उसको हम कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। और शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा? जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो जो करंट फ्लो होगा उसको हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट क्या है? मैक्सिमम करंट है। और ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम वोल्ट है ना, मैक्सिमम V है। इज दैट क्लियर? तो बेटा किसी भी पावर सोर्स के लिए VO जो है वो कांस्टेंट है, IS जो है वो कांस्टेंट है। एम आई क्लियर? यस नो? V जो है वो L पे डिपेंड करता है, तो क्या
आई एल पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? वी नॉट और आई एस तो कांस्टेंट है, v की जगह आप लिख दोगे a प्लस बी एल, तो i विल बिकम द फंक्शन ऑफ l। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि v और i दोनों l पे डिपेंड कर रहे हैं। v बढ़ रहा है तो i कम होगा। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम पावर निकालने के लिए? फाइंड आउट द v एंड i एज अ फंक्शन ऑफ l एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू l। एम आई क्लियर? चलिए फटाफट एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ डालता है इस पर। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबका आ गया? यहाँ पे मेरे को दिया है v इज इक्वल्स टू a प्लस, सॉरी क्या है, 20 प्लस 40l, and the second equation that I know is v is equals to v naught, that is 80 minus 80 by 1000 I, right? तो that is equals to 20 plus 40l equals to 80 minus 8 by 100 I, right? तो क्या रिलेशन मिल रहा है मेरे को? क्या रिलेशन आ रहा है I का? 20 इंटू 100 प्लस 40 इंटू 100 L इक्वल्स टू 80 माइनस 8 I, नहीं 80 इंटू 100 हो जाएगा। तो मेरे को मिला 8I इक्वल्स टू 8I इक्वल्स टू 8000 80 इंटू 1000, सॉरी 100 माइनस 20 इंटू 100 माइनस 40 इंटू 100 L, right? So I get the value of I equals to 8 से डिवाइड हो गया तो ये हो गया तुम्हारा 1000
माइनस 20/8, तो ये तुम्हारा हो गया कितना? ये 250 माइनस 500 L आ गया. Is that clear? So I get the equation for I equals to 750 minus 500 L, और V मेरे को दिया था 20 प्लस 40 L, तो पावर आ गया 750 माइनस 500 L इंटू 20 प्लस 40 L डिफरेंशिएटेड इक्वल टू L. आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है. सबका आ रहा है? निकाला था इसको इक्वल टू 0. L कितना आया? 0.5 है ना. 0.5 आ गया तो पावर कितना हो जा रहा है तुम्हारा? 20 किलो वाट. तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आर्क वेल्डिंग पे आ चुके हैं. बाकी जितने भी वेल्डिंग के क्वेश्चन है बच्चों, उसमें वेल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करने का है. उसमें सिंपली अपने को एनर्जी बैलेंस करना है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करके क्वेश्चन बन जाएंगे. यही एक सौ टिपिकल क्वेश्चन है जो कि सिर्फ वेल्डिंग का क्वेश्चन है, जो अपने को समझने की जरूरत है. मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि एनर्जी को बैलेंस करके ही सॉल्व हो जाने वाले हैं. इज दैट क्लियर? तो अभी जो डिस्कस किया वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? ठीक है, फिर कल करते हैं.